दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बंबई के अंधेरी उपचुनाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जो डर गया वो मर गया। ये बात राजनीति में 100% दुरुस्त है। भाजपा अंधेरी चुनाव में डर गई और मर गई। मरने से पहले मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे से मिले। राज ने देवेंद्र फडणवीस को चुनाव न लड़ने का सुझाव दिया। शिंदे गुट के प्रताप सरनायक ने मुख्यमंत्री को ऋतुजा के विरुद्ध चुनाव लड़ने से मना किया, जबकि वो तो लड़ ही नहीं रहे थे और पहले ही बीजेपी का समर्थन कर चुके थे। शरद पवार ने भी इसका अनुरोध किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। इसके बाद फडणवीस का दिल पसीज गया और मुर्जी पटेल का नामांकन वापस हुआ। प्रश्न ये है कि इस नाटकबाजी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इसके 2 दिन पहले भाजपा के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से कहा था कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उद्धव ठाकरे को वोट देना कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर अपनी उनके विचारधारा को अपना लिया है। इसलिए अंधेरी के लोग केवल बीजेपी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल को वोट देंगे और उन्हें भारी बहुमत से विजय करेंगे। ये सब दावा करने के बाद बीजेपी खुद ही फंस गई थी। चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी कहा था कि बीजेपी के वर्कर घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस, एनसीपी और राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे की सेना बाला साहब की विचारधारा से बहुत दूर निकल गई है। सवाल ये है कि अब जबकि भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, बीजेपी के वर्कर घर जा जाकर क्या बताएंगे? क्या वो अपने शब्दों से फिर जाएंगे? बावनकुले ने अंधेरी ईस्ट से आगे जाकर आदित्य ठाकरे के वर्ली क्षेत्र, नाना पाटोले के साकोली और एनसीपी के गढ़ बारामती में भी चमत्कार की भविष्यवाणी की थी। मगर जिस चुनाव के आधार पर यह भविष्यवाणी की गई थी वही खत्म हो गया, तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने अपना उम्मीदवार वापस लेते हुए मराठी संस्कृति की दुहाई दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या संघ की शाखा में उन्हें इसकी शिक्षा नहीं दी गई थी जो राज ठाकरे और शरद पवार को ये सिखाने के लिए आना पड़ा। फडणवीस ने आर पाटिल और पतंगराव कदम की मृत्यु के बाद अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का हवाला भी दिया, परंतु वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी पिछले साल पंढरपुर में भरत भालके की मौत के कारण उपचुनाव हुए। उसमें उनका बेटा भगीरथ मैदान में था। उसके खिलाफ बीजेपी ने समाधान औतादे को मैदान में उतार दिया और चुनाव भी जीत लिया। उस समय ये अनुकंपा कहाँ मर गई थी। इस वर्ष कोल्हापुर में चंद्रकांत यादव की मौत के बाद एनसीपी ने उनकी पत्नी जयश्री को टिकट दिया, तो बीजेपी ने उनके सामने सत्यजीत कदम को चुनाव मैदान में उतार दिया और बेचारे कदम हार गए। वहां भी अगर हार निश्चित होती तो बीजेपी को मराठी सभ्यता याद आ जाती। बीजेपी के पास अगर इसका इतना महत्व होता तो वो ऋतुजा पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाती और बीएमसी के द्वारा त्याग पत्र में विलंब नहीं कराया जाता। संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है और यह है उसके पाखंडी संस्कृति, जिसके नमूने फडणवीस जैसे लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस आत्मज्ञान के पीछे 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जिला नागपुर में पंचायत समिति इलेक्शन के परिणाम का भी हाथ है।
नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। सरसंचालक वहां से बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। अभी दशहरा का भाषण आपने सुना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले उसी क्षेत्र से आते हैं। इसके बावजूद वहां बीजेपी को जोरदार झटका लग गया। 13 सीटों पर होने वाली पंचायत समिति चेयरपर्सन के चुनाव में बीजेपी एक भी कामयाबी नहीं दर्ज करा सकी और शिंदे की शिवसेना को एक सीट पर संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस ने 9 पर कामयाबी दर्ज कराई और एनसीपी के 3 उम्मीदवार ने विजय पताका लहराई। इसके अलावा कांग्रेस को 8 डिप्टी चेयरपर्सन और एनसीपी को 3 और शिवसेना को 3 डिप्टी चेयरपर्सन के पद भी मिले। बीजेपी यहां भी खाली हाथ रही। बीजेपी का अगर अपने गढ़ नागपुर में ये हाल है तो भला वो शिवसेना के किला मुंबई में कैसे सेंध लगा सकती है। इसलिए अपनी जमानत गंवाने के डर से बीजेपी ने संस्कृति और अनुकंपा की बहाना बनाया और नागपुर में बीजेपी की ये भारी हार पार्टी की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। महाराष्ट्र की नई सरकार ने अभी हाल में 100 दिन पूरे किए, मगर इस बीच शिंदे और फडणवीस का हनीमून समाप्त हो गया। इसका सबूत 16 नवंबर यानी इस रविवार को सामने आया। उस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस को 2 कार्यक्रम में एक साथ जाना था। राजभवन में राज्यपाल भी मौजूद थे, लेकिन शिंदे नहीं आए। शिंदे के थाने में बंजारा समाज द्वारा सत्कार समारोह में भी फडणवीस के वापस जाने के बाद शिंदे आए। इसका संदेश बहुत साफ है कि वो दोनों एक साथ दिखाई देना नहीं चाहते। राजनीति में नजदीकियां और दूरियों का कारण होता है और इस दूरी के पीछे माल का चक्कर है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन गृह और वित्त मंत्रालय फडणवीस को थमा दिया। बीजेपी पुलिस और खजाना दोनों पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। एकनाथ शिंदे चाहते हैं, बल्कि जानते हैं कि शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसलिए जन कल्याण द्वारा जनता को रिझाने की खातिर उनके समर्थकों ने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पेश किए। जाहिर है दलाली भी इसी से मिलेगी और कमाने की खातिर केवल 2 साल की मोहलत है, इसके बाद अंधकार है। देवेंद्र फडणवीस ने इस फाइल को ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन को दे दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट नहीं है। अभी जो चल रहे हैं 2515 प्रोजेक्ट्स, उसके लिए कुल 300 करोड़ का बजट है। ऐसे में 1000 करोड़ कहां से लाया जाए, इसलिए ये फाइल और ये प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। इससे शिंदे और फडणवीस में नाराजगी हो गई। वैसे भी फडणवीस हाईकमान का गुस्सा शिंदे पर उतार रहे हैं। हाईकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उनका अपमान किया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। परंतु ये गृह युद्ध दोनों के लिए हानिकारक है, बल्कि हाईकमान के लिए भी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के फौरन बाद इंडिया टीवी ने सी वोटर्स की सहायता से एक सर्वे किया था। इसमें यह अनुमान लगाया गया था कि अगर उस समय लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो 48 में से 3 क्षेत्रों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जीत जाएगी, जबकि पिछले चुनाव में उसे 25 सीटों पर कामयाबी मिली थी, यानी 5 का फायदा। बीजेपी और शिंदे ग्रुप को उसने 18 सीटों की जीत की भविष्यवाणी की थी, यानी भाजपा को 50% का नुकसान। इसी कारण 105 विधायकों के बावजूद बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। अमित शाह के लिए लोकसभा चुनाव ज्यादा महत्व रखता है। बिहार बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। नीतीश के बगैर वहां 17 क्षेत्रों पर कामयाबी असंभव है। इसके अलावा शिवसेना और जनता दल के एनडीए से निकल जाने के कारण उसका 35 सीटों का
सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। ऐसे में मोदी जी का प्रधानमंत्री पद भी खतरे में पड़ा हुआ है। इस सवाल ने चाणक्य की नींद हराम कर रखी है और इसीलिए अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना भरम कायम रखने के लिए हथियार डाल दिए, ताकि अगर वहां उसकी जमानत जब्त हो जाए तो ये जो गुब्बारा फूला हुआ है, मीडिया की मदद से फुलाया गया है, वो अपने आप फूट जाएगा और उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।